नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो स्टॉक के बारे में जब हम रिसर्च करते रहते हैं तो हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसको रेफरेंस के तौर पे आपके सामने ले लेता हूँ फॉर द लर्निंग और अवेयरनेस पार्ट को लेकर के। चलिए आज की स्टॉक लर्निंग के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ हम फैक्ट भी लेके आएंगे जो हम रिसर्च करते करते हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो मीडिया के सेक्टर की बात करें या फिर किसी अन्य माध्यम से ही बात क्यों नहीं करें। कुछ ऑथेंटिकेटेड कुछ अनऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन हम दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ जो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि बीएससी एनएससी और जो सेबी के पास इन्फॉर्मेशन है उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है और कुछ भी दावा किया जा सकता है। तो कंपनी का नाम दावा से निकल के आता है टटवा। टटवा चिंतन फॉर्मल केमिकल्स है। अब इसके नाम से मुझे कैसा कुछ पता नहीं चला, बेसिकली लगता है कि टटवा चिंतन से एक नाम होगा किसी पर्सन का। और इसके बाद फार्मा और फेरोना के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी कामकाज करती होगी, नाम से ऐसे लगता है। अब क्यों इसके पीछे मैं जानूंगा आखिर क्या है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे अभी जस्ट मैं बात करूं एक महानुभाव ने यहाँ पे लिखा था, दो साल पहले की वीडियो है। और 2 साल पहले की वीडियो में जब कभी भी किसी लर्निंग करता हूँ तो अपने पहले एक बार यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा देखने वाली चीज यूट्यूब है और हम भी यूट्यूब पे ही जुड़े हुए हैं। तो सर्च करते हैं आखिर जो पहले कुछ व्यूअर्स ने या कुछ जो बड़े क्रिएटर्स ने बनाया होगा उसके पीछे क्या कारण। एक क्रिएटर कहते हैं कि 50,000 दे दो 10 साल में 5 करोड़ ले जाओ। बड़ा अच्छा टाइटल था और अच्छी खासी व्यू आई थी इनको, तो इससे तो नहीं लेकिन इनके व्यूज, इनके पास अच्छा खासा पैसा अर्न हुआ होगा। वैसा क्यों, मैं इसके पीछे आकलन एक नजर दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 साल 10 साल में 50 का 10 गुना तो हो जाएगा। कितना, 100 गुना। 100 गुना की बात कर रही है, 5 करोड़ की बात कर रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि पिछले हम 5 साल के डेटा को लेंगे और इसके अलावा देखा गया तो हम पिछले 6 महीने 1 साल के डेटा को लेते हैं। आखिर 1 साल में स्टॉक कुछ चल ही नहीं, 50% गिर गया। जो चलना चाहिए वो गिर गया। अब इनका क्या करें, इनका कुछ नहीं करें। चलिए हम जानते हैं स्टॉक को कंप्लीटली, जहाँ पे हम आपको कोई भी टिप्स नहीं देते हैं, आपको कोई ऐसा एडवाइस नहीं देते हैं कि आप स्टॉक को खरीदो रखो या होल्ड करो, क्योंकि पैसा एक बात है जिसका नाम है पैसा। पैसा ही सब कुछ है और पैसा को सेव करके आप रखेंगे तो वो आपकी काम का ही आएगा, किसी और का नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए, बट एक केयरफुल करना चाहिए, अवेयरनेस के तौर करना चाहिए। और ऐसी संपत्ति लेना चाहिए जिसको कहते हैं, अपनी बुक्स में पता है क्या दिखाते हैं, अपनी बुक्स में एसेट्स बनाते हैं। और एसेट्स वो पार्ट होती है जो पार्ट को लेकर के हमारे दादाजी ने कुछ खरीदा होगा तो वो आज भी हमारे पास वैल्यूबल्स हैं। उन चीजों को ख्याल रखते चलिए और जानते हैं स्टॉक को लेकर के क्या क्या। टटवा चिंतन फर्मा जो कंपनी प्रोडक्टिविटी में देखा गया कि फेस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करती है, स्ट्रक्चर्स डायरेक्टिव्स एजेंट की बात करती है, इलेक्ट्रोलाइस साल्ट एंड द सॉल्यूशन पे कंपनी काम करती है, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो केमिकल्स इंटरमीडिएट एंड अदर स्पेशली केमिकल पे भी कंपनी काम काज करती है। फैक्ट्री तो बहुत बड़ी देखने को लगती है। चलिए जो भी प्रोडक्टिविटी हो उसके ऊपर हम जानते हैं, हमें तो केवल केवल एक चीज पर मतलब होता है कि आखिर कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस से कितना प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट कर रहा है, और बिजनेस मॉडल में कोई भी बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस में आखिर मार्केट में चलने वाली बिजनेस है या नहीं है, क्या वो इलीगल तो नहीं कर रहा है, ऐसा बात की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा हमने अलग अलग पॉइंट कुछ पॉइंट ले लिया, सॉरी फॉर डेट। आइए, बुक वैल्यू क्या था 315 का, इंटरेंसिक वैल्यू क्या था 427 का। इसके अलावा की बात करें तो कहती है प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 3 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। कहाँ से? बुक वैल्यू से। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है, जो ये बुक वैल्यू तो हमेशा चलने वाली, जो करंट प्राइस है वो हमेशा चलने बोलने वाला प्राइस है। यहाँ पे हायर टू हायर की तरफ देखें तो 1721, लोअर टू लोअर को देखें तो उससे थोड़ा सा जो नीचे टच करके थोड़ा सा उछलता नजर आता है। तो उसको कह सकते हैं उन्होंने अपनी सपोर्टिंग लाइन पे आके खड़ी हुई। अब ये सवाल उठता है क्या सपोर्ट जो है उसका उस सपोर्टिंग जोन के पास से ट्रेड करता नजर आता है बार बार, या उससे बार बार उसको तोड़ती नजर आती है, ये सवाल बनती है। इसको भी हम देखेंगे। आते हैं जहाँ पे स्टॉक में जो डिमांड की बात करें, उस डिमांड में देखा गया कि स्टॉक के प्रति जो भीड़ है मार्केट में, मेला की बात करें तो वो करीब
करीब करीब 90 गुने क्या मान लेते हैं, क्योंकि इसका ईपीएस कहता है करीब 11 रुपए का, फेस वैल्यू कहता है 10 का, 10 के पीछे 11 रुपए की अर्निंग करता है। 11 रुपए की अर्निंग के पीछे जो डिमांड बनती है, क्योंकि डिमांड किससे बनती है, इसी पार्ट से बनती है, तो अर्निंग के पीछे जो डिमांड है वो डिमांड करती है 87-88 गुने की, जिसकी वजह से मार्केट की करंट प्राइस ये। अब डिमांड के पीछे केवल एक ही वजह नहीं है कि ईपीएस ही होना चाहिए, ईपीएस के अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर प्लानिंग, और क्या आने वाले समय में फ्यूचर को देखते हुए डिमांड क्या कहती है उसको, ये भी आकलन करना चाहिए, तभी जाके एग्जैक्टली पता चलेगा। तो आजकल हम नया इकोनॉमिक्स के ऊपर काम का लर्निंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे मिक्सअप करेंगे स्टॉक मार्केट की चीज़ों से, जो कि खासकर मार्केट और फंडामेंटल से हम जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ लेवल फ्यूचर्स होने वाली है या हो चुकी है, उस पर भी हम इकोनॉमिकली के बेसिस पे जानेंगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, और देखा गया कि फिलहाल जो भीड़ थी वो भीड़ काफी ज्यादा रही थी, जहाँ पे अभी भी देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों से अभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है ओवर वैल्यूड के पीछे, क्योंकि मार्केट में डिमांड कुछ बन रही है, या तो फिर वो अभी रिसेंटली की बात है, हमने जब स्टडी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी के दौरान आप देखेंगे एक कंपनी, जिस कंपनी के बारे में हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने स्टडी किया था, एक कंपनी जिसपे क्या किया जाता है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है। अब जब कोई कंपनी पे स्पॉन्सर्ड किया जाएगा तो क्लियरिटी के साथ देखिए, स्पॉन्सर्ड किया जाता है, जिसका नाम था ये। अब जब स्पॉन्सर्ड किया जाएगा तो मार्केट में क्या होता है, डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कई बार कुछ खासे रिकमेंडेशन और चीजें चलती रहती है। इसलिए अवेयरनेस होना चाहिए और फंडामेंटल को बिल्कुल पकड़ना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल की बेसिस पे ही इसका अवलोकन फ्यूचर भी देखा जा सकता है आखिर बिजनेस में। अब जब हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा और इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो शायद और बेटर परफॉर्मेंस हम अपने आप को कर सकते हैं एक लर्निंग पार्ट ऑफ व्यू से। तो जहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 72%, नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो निकल के आती करीब करीब 2 करोड़ 34 लाख। अब आती है जो ईपीएस की पार्ट है, ईपीएस में दो ऐसे बैलेंस शीट के फिगर हैं जिसको बिल्कुल ही कनेक्शन करके जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करके समझना चाहिए। क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि ईपीएस में ये दो पार्ट हैं, एक तो पार्ट जो कि लोन लोन की वजह से इंटरेस्ट की बर्डन, और वो कहाँ पे इंपैक्ट करता है, पीएल में करता है। एक वो पार्ट, मैं ये नहीं कर रहा 100% वही होगा, एक वो पार्ट जो सेल्स, और सेल्स में जो उधार सेल्स जैसे हुआ, उसमें पता है बड़ा इम्पैक्ट क्या आता है, उसके अंदर एक तो प्रॉफिट को बुक कर दिया, लेकिन रिस्क बना हुआ है, आके पैसा आएगा नहीं आएगा, कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट बैड डेट्स होगा, ये सारी की सारी चीजें निकल के आती है। इसलिए इन दोनों चीजों के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया जिसका नाम है R2R का। रिस्क टू रिकंसलेशन पे चर्चा करेंगे, रिस्क टू रिटर्न पे चर्चा करेंगे आगे चलकर, जहां पे ये भी देखा गया कि मार्केट क्या अच्छी खासी है, स्टॉक की आरओसी की बात करें 7%, आरओई की बात करें 4% के आसपास की निकल के आती है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.20 के आसपास। यहाँ तक तो ये एक समरी डेटा कहते हैं कि ये सब कुछ कंपनी के पास है। अब आती कंपनी जो कि टटवा चिंतन फार्मा केमिकल्स है, वाज इनकॉर्पोरेटेड 1996 में बनी थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ द स्ट्रक्चर्स डायरेक्टिव एजेंट फिज ट्रांसफर, इस तरह जो हमने कामकाज पहले इसके वेबसाइट पर देखा वही कामकाज यहाँ देखने को बनती नजर आती है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी टिप्स देने वाले तो हैं नहीं, वीडियो लंबा हो सकता है। और इस वीडियो में हम कंप्लीटली फंडामेंटल को जानेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल के कुछ पॉइंट को देखेंगे, ताकि टेक्निकल में जो ट्रेंडिंग कहता है वो क्या, ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, जहाँ पे देखने को क्लियरिटी के साथ ये लगती है जो पिछले 1 साल की ट्रेंडिंग व्यू ये कहता है, जो वॉल्यूम में बड़ी उछाल हो रही है पिछले पीरियड से, वॉल्यूम उछाल हो रही है, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बड़ी लंबी सी चली थी, वॉल्यूम एक बड़ी लंबी आई थी, लेकिन उसके बाद लंबी आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, सब के सब साइलेंट बैठ गए, और यहाँ पे ये लोगों ने जो लिया उन्होंने बिकवाली का प्रेशर बनाया धीरे धीरे करके, और वही स्टॉक की प्राइस में क्या हुई, क्राइसिस जिसको कहते हैं ना, क्रैश करना, वही धीरे धीरे देखने को बना। अभी तक का ट्रेंडिंग यही कहता है। पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में इनके पास आती है पेडलाइट इंडस्ट्री से लेकर के एसआरएफ और लेंट्स इंडियाज नाम निकल के आती है। कंपेयर किया जा सकता है, भीड़ की कंपेयर किया जा सकता है, यहाँ की भीड़ की बात करें तो करीब 87
गुन्ने की भीड़ है, उससे ज़्यादा भी भीड़ है निकल के आते हैं। यहाँ पे लेंस इंडिया के अंदर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा, 140 गुन्ने की भीड़ अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे बना हुआ। आते हैं रिजल्ट की तरफ, क्योंकि यही रिजल्ट हमें वो दिखाएगा, आईना दिखाएगा आखिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है कंपनी का, बड़ी बड़ी जो शान शौकतें होती है बड़ी, उनका जो प्रॉफिट क्या कहता है, उस प्रॉफिट के बेसिस पे जो आम निवेशक है, जो उसमें ऑनर है, निवेशक का मतलब आप ऑनर हैं, उस ऑनर में आपको क्या मिलता है, और ऐसी ऑनरशिप जहां से कुछ मिलता हो। तो यहाँ पे देखा गया कि सेल्स को लेकर के कंपनी में क्या हुई है, सेल्स क्या लगातार बढ़ रही है, कहती है वाई वाई में तो सेल्स गिरा हुआ है, जबकि क्यू और क्यू में कहती है कि हमने थोड़ा सा जंप किया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहती है जो 18% के आसपास जो थी वहां पे गिर के करीब 11% पे आ गई, और पिछले क्यू और क्यू के हिसाब से भी देखें तो 15 के बजाय 11 पे टिक गया, 12 मान लेते हैं। नेट प्रॉफिट कहती है नगदी प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास था, वो 10 करोड़ से घट के सीधे 5 करोड़ पे आ जाती है, मतलब 50% के सीधे गिरावट हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये पिछले क्वार्टर का भी आकलन करेंगे तो वो भी नियरली करीब 6.5 मतलब 10 करोड़ के आसपास मान लेते हैं राउंड ऑफ के ऊपर। तो ये भी कहती है 50% की गिरावट, मतलब इन दोनों तरफ से इसको देखा जाए तो ये गिरावट का संकेत था। और इससे पिछले भी कंपेयर करी करके देखेंगे तो इससे पहले भी करके कंपेयर करके यहाँ भी गिरावट था, 16 के बजाय 9 हो गया था, यहाँ 11 के बजाय 3 हो गया था, यहाँ 7 के बजाय 7 पे ही टिका हुआ था। अब इसका परसेंटेज ऑफ ग्रो की तरफ देखें तो क्या कहती है इस परसेंटेज को लेकर के, जहां पे ये देखा गया कि रिवेन्यू में क्या कहती है 72% गिरावट थी वाई वाई के अंदर। इसके अलावा एक्सपेंसेस पार्ट में 3% की जंप करती है नजर आई, और जो नेट इनकम सोर्स थे उसमें करीब करीब 45% की गिरावट के साथ नियर अबाउट सबकी सब गिरावट ही दर्ज करती नजर आती। अब आते हैं इसकी पार्ट्स को लेकर के ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे ये कुछ आकलन होता है कि ठीक है क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑफ कई बार हो सकता है जो मार्केट में कई बार, जैसे साल के अंदर देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कभी ज्यादा ठंडी आती है, कभी ज्यादा गर्मी आती है, कभी ज्यादा बरसात होती है, कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल आती है, तो ये सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड होती है। लेकिन ओवरऑल पूरे साल में ऑन एवरेज क्या कर रही है, क्या पिछले साल सेम सिचुएशन तो पिछले साल भी आना है, तो क्या उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसमें देखें तो सेल्स को लेकर देखा गया तो कहती है कि वाई वाई में कंपनी के पास जो ग्रो लेवल होना चाहिए वो ग्रो लेवल 2022 के बाद बनी नहीं। 2022 के बाद इनकी जो सेल्स था वो गिरता गया, जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 26% की 25% के बजाय कितना आ गया, 14, 14 से 12 17 पे जंप किया, थोड़ा सा इंक्रीज करती नजर आ गई। जो नेट प्रॉफिट पार्ट था उस पार्ट को देखें तो कहती है 30 करोड़ के आसपास, जो कि पहले 45 करोड़ के आसपास था और पहले 96 करोड़ के आसपास। मतलब 2022 इसके लिए गोल्डन पीरियड था, 2022 उसके बाद फिर गोल्डन पीरियड इनका सिल्वर पीरियड में आके निकलती है, सिल्वर पीरियड से भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम होती नजर आ रही है, जो कि लास्ट 12 महीने का डेटा भी इनका कहता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना पा रही है। अब क्या है, क्या रिसर्च में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसके बारे में देखा जाए कि अदर इनकम सोर्स भी कुछ है इनके पास, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 6 7 8 करोड़ के आसपास मेरा पर कह सकते हैं, नियर अबाउट द 10 करोड़ के आसपास से नीचे ही देखने को मिलती है। जबकि इंटरेस्ट के पार्ट में उतना नहीं है, नियर अबाउट 10 के आसपास ही रेंगती नजर आती, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा देखने को आंकलन मिलती है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको देखा जो आखिर इसको बुक किया जाता है, तो बुक में ये देखा कि इनके पास इंटरेस्ट कार्ड उतना तो ज़्यादा है नहीं फिलहाल। तो जब ज़्यादा नहीं है तो क्या और कुछ इनको इसको कहता है क्या, जो मार्केट में पैसे फंसे होते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करती है, इसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, ईपीएस में थोड़ा सा कमी देखने को मिला। और ईयर बेसिस पे देखें तो कहती है वाई वाई में करीब करीब से 7% की गिरावट थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 28% की 25% की जंप हो जाती है, क्योंकि इनकी खर्चे बढ़ गई। मैंने क्या कहा इसके पास शायद आरएनडी पे तो काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, और रिसर्च करने के बाद एक ही बार खर्च ज़्यादा होता है धीरे धीरे करके, लेकिन जब आता है रेवेन्यू तो एक लंबी सी आती है। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे तो ऐसा क्यों देखने को मिला नहीं जो आरएनडी पे काम काज करते हैं। वेबसाइट पे कुछ आरएनडी का बात करती है क्या, आरएनडी फैसिलिटी इनके पास है, इनकी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आरएनडी फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है आरएनडी के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हो अभी फिलहाल,
इसकी वजह से इसमें गिरावट हो सकता है, क्योंकि ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब मैं 100% की बात कर रहा हूँ, आरएनडी पे खर्च ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका यदि लोग लेखा जोखा देते तो एक्चुअली पता चलता क्या कि इनके खर्चे कहाँ ज्यादा हो रहे, क्या इनकी फॉरेन सब्सिडी में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, या फिर आरएनडी के अंदर खर्चा हो रहा है, फिर इंडिया के मार्केट के अंदर खर्चा हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो ट्रेंडिंग ये बन रहा है पिछले 3 सालों से, इनकी ट्रेंडिंग में रिवर्सल की तरफ थोड़ा सा गिरता नजर आता है। आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में दो फिगर देखेंगे। बोरोइंग्स को लेकर देखें तो बोरोइंग्स में क्या क्या होती है। बोरोइंग्स में ऑलमोस्ट डेट्स फ्री हो सकता है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है। फिक्स एसेट्स की पार्ट देखें तो कहती है करीब नियरली लगातार बढ़ती नजर आती है, उनकी लैंड बिल्डिंग और मशीनरी बढ़ती नजर आती है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पार्ट में 10 करोड़ की इंक्रीज देखने को मिला। और इसी हिसाब से यदि देखें उनकी मार्केट में उधार को लेकर के, उधार के बारे में यहाँ पे कहती है नियरली करीब 70 करोड़ के आसपास के उधार इनके पास है माल। अब 70 करोड़ का उधार है तो इसमें क्या जानना जरूरी है हमें, क्योंकि हमने एक चीज तो जाना रिकंसलेशन किया, अब रिस्क जानेंगे आके रिस्क टू रिटर्न क्या कहते हैं। रिस्क टू रिटर्न क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 70 करोड़ का पैसा रिटर्न कब आता है, तो 70 करोड़ के पैसे के लिए कहते हैं कि हमारे पास 65 दिन में पैसा आता है। जब 65 दिन में पैसा आएगा, क्योंकि पिछले पीरियड से कहते हैं कि इंप्रूवमेंट किया है रिकवरी टीम ने, और 65 दिन में पैसा आता है 70 करोड़। अब इसको मेन किससे मैच करना चाहिए, उसको सेल्स के बेसिस पे एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे चेक करके देखें। तो ये कहती है इसके हिसाब से 70 करोड़, इसके हिसाब से कहाँ 30 करोड़, कहाँ 70 करोड़, मतलब पूरे के पूरे प्रॉफिट जो बुक हुआ हो वो तो अभी पैसे आए नहीं इनके पास, वो तो पैसे अभी तक इनके, पैसे प्लस प्रोडक्ट दोनों अभी तक मार्केट में ही लगा हुआ है, इनके हाथ कुछ आया नहीं है। लेकिन इस हाथ नहीं आने के बाद भी इन्होंने टैक्स और बाकी सारी चीजों को दे चुके होंगे पॉकेट से लगाकर। आइए इसी को देखें पर बैलेंस शीट की तरफ नजर डाल के, तो ये कहती है जो कैश और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था उसमें 10% की उछाल करती है, लेकिन एसेट्स यदि 7% बढ़ती है तो लायबिलिटी उन्होंने 66% की लायबिलिटी को उन्होंने बढ़ाया है। 66% की लायबिलिटी आखिर बढ़ी कहाँ, क्या उन्होंने खर्चे काफी ज्यादा बुक कर रखा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे क्या। तो चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। इनकी जो अदर लायबिलिटी है वो तो कुछ ज्यादा कहती नहीं है, करीब 67 करोड़ के आसपास की टोटल है। इसमें ट्रेड पेबल करीब 45 करोड़ के आसपास, मतलब इन्होंने 45 करोड़ का खर्चे तो बुक करके रखा हुआ। और टोटल यहाँ पे खर्चा कितना किया था कंपनी ने, तो टोटल खर्चे की बात करें तो कहती है 325 करोड़ के आसपास ने खर्चा किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस। आइए जानते हैं कंपनी को लेकर के अगली पड़ाव क्या कहती इसकी परसेंटेज को लेकर। एक नज़र हम डालते हैं इसके कुछ मार्केट के अपडेट की तरफ, जहां पे क्या कह रही है कंपनी ऑन द न्यू 52 वीक लो, ये लगातार अपनी 52 वीक लो को टच कर जाती है। आखिर क्यों कर रही है, अर्थात समझ में ये आती है यहाँ पे केवल बिकवाली का प्रेशर है, खरीदारी का प्रेशर देखने को नजर नहीं आती है, इसलिए लगातार यहाँ पे बेचने बिकवाने का चल रहा है। अब यहाँ पे बिकवाने का जो ट्रेंडिंग कहता है वो भी हम नजर डाल देते हैं। ट्रेंडिंग ये दर्शा रहा है पिछले एक महीने में जो जब वॉल्यूम आई थी एक रैली के साथ, और मार्केट में ये अक्सर होती है जिसको कहते हैं मार्केट में ऑपरेटर, या फिर बड़े हम इसको हम अपने शब्द में कहते हैं बिग बुल, कहते हैं बिग बुल, जिनके पास मोटा पैसा है। मोटा पैसा है तो वो पैसा जैसे लगाएंगे एक बड़े वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट क्या करेगी, चढ़ेगी। जब 5% भी चढ़ती है तो आप उसको 5% दोबारा क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। ये सिलसिला चलता है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी की तरफ लेटेस्ट अपडेट में, तो कोई अपडेट की बात करें तो क्लोजर ऑफ बुक क्लोजर की बात करती नजर आती है। इसके अलावा कुछ और अपडेट तो देखने को मिलती है कि न्यूज पब्लिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मीटिंग की बात किया था, एजीएम की बात किया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन में देखा है तो 24 के अंदर कंपनी डिविडेंड भी देती है, और डिविडेंड का पार्ट भी अभी देखने को मिलता था। 6 तारीख को डिविडेंड देने वाली है, और आज
इसका मानिए आज इसका था जो लास्ट डेट कह सकते हैं, क्योंकि कल कह सकते हैं इसका लास्ट डेट होगा। 5 तारीख को यदि जो ट्रेडिंग होगी उनके लिए 2 रुपये का डिविडेंड इसमें मिल सकती है। तो आज लें, कल लें, परसों, क्योंकि ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन ये डिविडेंड 2 रुपये को देने वाला, ये समझ में आता है। इसके अलावा की बात करेंगे जहाँ पे आखिर जो कि रिजल्ट की पार्ट थी उसमें, जैसे स्टैंडअलोन डेटा की देखें तो यार कंसलर डेटा की देखें, इनका जो नेटवर्थ की पार्ट है, नेटवर्थ बड़ी तगड़ी है जो यहाँ पे देखने का मिलती है। लेकिन नेटवर्थ की बेसिस पे इनके पास जो रिवेन्यू मॉडल है और प्रॉफिट मॉडल है वो कुछ नहीं कहता, वो कुछ परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंटेज देखने को मिला है। और इसमें खास करके स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखेंगे तो उसके बारे में बीएसई कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, बीएसई कहती है जून तक के डेटा में जो पहले मार्च टू मार्च क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो जो 19% के आसपास हुआ करता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो गिर के 9%। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 8 साढ़े 8% के हुआ करता था वो 1% पे आकर के एक बेस बनाती नजर आई, मतलब काफी लंबी गिरावट दर्ज करती नजर आई। अब आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और क्या जानेंगे, हम ऑनरशिप को जानेंगे। आखिर ऑनरशिप का रिएक्शंस क्या है और क्या कहती है, क्या चाहती है ऑनरशिप। ऑनरशिप में देखा गया कि करीब 72% की होल्डिंग है, रेस्ट 27-28% की होल्डिंग पब्लिक के पास बनी है। और इन दोनों में आपस में तालमेल की क्या बात है, तालमेल की बात देखा जाए तो यहाँ पे एफआई की तादाद है, डीआई की तादाद है, कंपनी लगातार गिर रही है ये। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जो स्टॉक लगातार गिर रही है, ट्रेंडिंग की तरफ से देखें, पिछले 1 साल की, 3 साल की चार्ट को देखें या पिछले 5 साल की चार्ट को देखें, तो ये लगातार गिर रही है। लेकिन क्या है, इन्वेस्टर के मूड में अभी एफआई भी बना हुआ है, डीआई भी बना हुआ, उनको ऐसा नहीं लग रहा, उनको कोई गिरावट वाला संकेत नहीं दिखता है, उनको लगता है ठीक है अभी जो 3% 10% उन्होंने, जबकि डीआई को थोड़ा सा संकेत मिला तो उन्होंने 2% की बिकवाली कर, उन्होंने 2% के क्या किया, बेच के निकल गए। तो जब 2% की बिकवाली किया तो मार्केट में किसने भी बिकवाली किया, उसका प्रेशर बन गया होगा। चाहे मीरा एसेट्स फंड ने बिकवाली किया, और देखने को लगता है कि मीरा एसेट्स फंड ने ही पिछले 1.64% की बिकवाली करके यहाँ से निकल गई। बाकी यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं कुछ लोग, अभी भी थोड़ा बहुत करके बिकवाली करते नजर आए, लेकिन कुछ तो इनमें, चाहे एसबीआई की बात करें या फिर निफोन की बात करें, ये लोग अभी भी इनमें सस्टेनेबिलिटी के साथ बने हुए, इसमें कोई इनको चिंता की बात नहीं है। जहाँ पे ये देखने को मिलती है कि पब्लिक के पास 13-14% की होल्डिंग में कोई भी इंडिविजुअल बड़े नाम निकल के नहीं आते। लेकिन क्या यहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद भी थी, वो भी तरह शिफ्ट कर दी नजर, मतलब कुछ तो लोग यहाँ से निकल गए। ये आकलन करते हैं करीब 90,000 के आसपास की जो भीड़ खड़ी थी, वो भीड़ धीरे धीरे कहाँ पे आ गई, 73,000 के आसपास आ गई। मतलब जो पुराने जिनके पास है वो धीरे धीरे अपने साथ स्टेक को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, अभी तो खरीद रहा है। तो फिर क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो यदि एफआई की खरीदारी नहीं हुई, डीआई की खरीदारी नहीं हुई, तो फिर इंडिविजुअल्स रिटेलर के अंदर ही खरीदारी बिकवाली का प्रेस चल रही है। अब आते हैं इसको सिलसिले को आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे देखते हैं इसको क्या कहती है एज ऑन रिटर्न टाइम में और एनालिसिस की बात। तो कंपनी रिड्यूसिंग डेट्स की बात करती है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री की बात करती है, करीब 3 गुने की बुक वैल्यू से जंप करती नजर आती है। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इनका थोड़ा सा 12% के आसपास लोअर रिटर्न की बात निकल के आई है। चार्ट इसका ये आकलन करता है कि यहाँ पे वॉल्यूम, जब यहाँ पे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम लगातार जंप किया था, उसके बाद दोबारा बिकवाली हुआ था। उसी रेशियो में देखा है तो नॉमिनल जो वॉल्यूम था उसमें बड़ी फेरबदल नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से इसमें वॉल्यूम में लगातार इंक्रीज मतलब होती रही है। और इंक्रीज होने के बाद कई बार गिरती है, कई बार चढ़ भी जाती है, अर्थात उसको मार्केट की बेसिस का रिएक्शन मानी जो ट्रेंडिंग एक वीक बुल किस तरह से इसको ले जाना चाहिए। अभी इसकी चर्चा करें अभी तक के डेटा बेसिस के बेसिस पे अपने निवेशकों को रिटर्न की बात, तो निकल के आते पिछले 1 महीने में करीब न्यूट्रल आसपास रहा है। 6 महीने में अभी तक 19% का गिरावट ही देखने को मिला है, 1 साल में 43% का नुकसान दिया, और नियरली 5 साल में करीब 56% के नुकसान देके कारोबार करती नजर आती है। इसमें कुछ सेगमेंट वाइज भी डिटेल होगा तो शायद हम इसको लेंगे, एक बार समझेंगे।
आखिर सेगमेंट वाइज में इनके पास मेडिकल आइटम ही है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, क्या है? तो ऐसा कोई भी अपडेट ही नहीं है इसके लिए, इसके बारे में हम क्या समझें। जहाँ तक पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स के बारे में कहती है यहाँ पे BSFs हैं, FCL हैं, कोचिंग्स मिनरल्स इसके लिस्ट में निकल के आते इस कंपनी का। तो आज की स्टॉक लर्निंग में यही खत्म करते हैं, खास करके कि हमारे व्यूअर्स ने इनको रिक्वेस्ट किया था इस कंपनी को लेकर के। तो मैं दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं देता हूँ किसी कंपनी को लेकर के, या किसी स्टॉक को लेकर के, किसी प्रोडक्टिविटी को लेकर के जिसमें आपके पैसे और आपके इंटरेस्ट जुड़े हों, क्योंकि पैसे एक संभाल को रखना बड़ा जरूरी है मार्केट को लेकर के, और खुद की हेल्थ को लेकर के, सेविंग को लेकर के, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए।